नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक सर। सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। जैसा कि आप सब जानते हैं, होली के हुल्लड़ के तुरंत बाद बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। और हमेशा की तरह इंटर की परीक्षा और हाई स्कूल की परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र हिंदी है। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है कि इस पर बच्चे भी ज़्यादा ध्यान नहीं केंद्रित करते और अध्यापक भी इसको कई अलग अलग तरीके से, एक तरीके से कहूँ तो निपटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तव में हिंदी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हिंदी को लेकर के जितनी भी भ्रांतियाँ हैं उसे हमें मन से निकाल देनी चाहिए। हिंदी बेहद सरल और हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा स्कोर आपको दिला दिला सकता है एग्जाम में। तो हिंदी को मैं अलग तरीके से आज कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि 16 तारीख को आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उसके मद्देनज़र ये आपके स्कोर में कहीं ना कहीं प्लस होगा, इसलिए इस ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए काव्य गद्य जो भी उनकी किताबों में जिस तरीके से संकलित किया गया है, काव्यगत सौंदर्य लिखते समय भाषा सबसे बड़ा विषय होता है कि आखिर लेखक ने, कवि ने, कवियत्री ने किस भाषा का प्रयोग किया है। क्योंकि हर एक पद में, हर एक स्टैंजा में, हर एक पैराग्राफ में आपको मेंशन करना होता है, दिखाना होता है कि भाषाएं हैं कौन सी। तो अगर आप अलग अलग पैसेज के लिए, अलग अलग पैराग्राफ के लिए भाषा चुनना शुरू करेंगे, निश्चित तौर पर एक मुश्किल काम है। तो मैं जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, तो भाषा को कवि के अनुसार, भाषा को लेखकों के अनुसार विभक्त किया जाए तो हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं हाई स्कूल के विद्यार्थियों की बात करें तो सूरदास, उनके यहाँ काव्य का एक चैप्टर है, एक विषय है जिस पर बात होगी। तो सूरदास किस तरीके की रचनाएं करते हैं, उनकी भाषाएं कैसी हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी सबसे प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा। अब सूरदास के जो भी पद हों, आपको बिना सोचे बिना समझे वहाँ पर भाषा का चुनाव करना है, तो आप भाषा कौन सी चुनेंगे? ब्रज। उसी तरह अगर तुलसीदास जी पर बात करें तो निश्चित तौर पर वो अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। सामान्य तौर पर उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो धनुष भंग हो हाई स्कूल में या फिर इंटर में तुलसीदास जी के पद हो, हर जगह उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक उसी तरह सूरदास, जैसा कि मैंने बताया, ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। राम नरेश त्रिपाठी, उन्होंने भी साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और सुमित्रानंदन पंत, उन्होंने भी साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इसी तरह अनेकों अनेक कवि हैं जिन्होंने अपनी एक विशेष भाषा चुनी है। कबीरदास जी को अगर छोड़ दिया जाए तो से सभी कवियों ने, से सभी लेखकों ने अपनी एक विशुद्ध रूप की कोई एक भाषा चुनी है जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा कृतियाँ करते हैं। और कबीरदास जी के लिए तो मैं कहूँगा कि उन्होंने पंचमेल खिचड़ी भाषा का चुनाव किया है। तो कबीरदास जी बड़े अद्वितीय कवि हैं, उन पर हम बात करेंगे नहीं इस समय, क्योंकि हमारे पास जो विषय वस्तुएं हैं कल एग्जाम के लिए हैं। तो निश्चित तौर पर हम उन कवियों पर बात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर, एक विशेष भाषा में अपनी रचनाएं की है। सबसे पहले सूरदास जी, जो हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और इंटर के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सूरदास जी की रचनाएं देखिए तो श्रृंगार रस से एकदम भरी रहती हैं। चाहे वो निस दिन बरसत नैन हमारे वियोग श्रृंगार हो, चाहे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, तो यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार आपको देखने को मिलेगा। ब्रज भाषा की महत्ता है, श्रृंगार कौन सा है, रस कौन सा है? श्रृंगार। तो सूरदास ब्रज भाषा में रचनाएं कर रहे हैं और रस कौन सा है? श्रृंगार। अब हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए द की पॉइंट इज दैट कि अगर सूरदास जी की रचना उन्हें दिखाई देती है तो भाषा पर उन्हें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। भाषा ब्रज है और रस श्रृंगार है। अब आपके काव्यगत सौंदर्य की ये 2 पॉइंट कन्फर्म हो गए। शैली बहुत बड़ा विषय है। शैली बहुत तरह की होती है, मुक्तक शैली, प्रतीकात्मक शैली, उद्धरण है, निबंधात्मक शैली। अब इन सब में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी अगर आप एक एक करके सबको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो फिर से मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ, परीक्षा में सफल होने का सफलतम उपाय आपको बताता हूँ। वो ये है कि जब भी किसी कहानी या किसी
किसी चरित्र के इर्द गिर्द कोई रचना की जाती है तो वह शैली हमेशा निबंधात्मक है। जब स्वतंत्र रूप से कुछ प्रदर्शित करने का प्रयास करता है कवि तो वहाँ पर शैली मुक्तक होती है, और जब कोई उदाहरण देकर आपको कुछ समझाने का प्रयास करता है कवि तो वहाँ निश्चित तौर पर उद्धरण शैली का प्रयोग किया जाता है। हमें नहीं लगता कि अब शैली में आप लोग कंफ्यूज होंगे। निश्चित तौर पर 3 शैलियों पर ध्यान केंद्रित करें आप। एक तो मुक्तक, दूसरा निबंधात्मक, प्रतीकात्मक और उद्धरण। प्रतीकात्मक मतलब किसी को चिन्हित किया जाएगा, किसी की तरफ इशारा किया जाएगा या किसी के माध्यम से कुछ व्यक्त करने का प्रयास करेगा कवि, तो वहाँ पर प्रतीकात्मक शैली हो जाती है। रस, छंद, अलंकार, ये सब तो बेहद ही कॉमन बात है। आपने रस पढ़ा होगा। आप जैसा जानते हैं बोर्ड एग्जाम में कुछ रस ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर आपको मिल ही जाते हैं, जैसे हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस। अगर इन रसों पर जो सामान्य है, सामान्य परिभाषा अगर आपको तैयार हो, उसके एक एक उदाहरण तैयार हो, तो हमें नहीं लगता कि बोर्ड एग्जाम में आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चन छूट नहीं पाएंगे। क्योंकि एक्सप्लेनेशन करते समय बच्चों की जो शिकायतें मेरे पास आती हैं वो ये है कि सर बीच में हम लोग का तारतम्यता जो है, कंटिन्यूटी जो है वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। लेकिन क्यों होती है ब्रेक? क्योंकि हिंदी को एज अ लर्निंग सब्जेक्ट आप लेते हो, केवल याद करने का विषय आप समझते हो, जबकि हिंदी आत्मीयता वाला एकदम विषय है जिसे आप आपस में बांट कर अपने वेरी क्लोज टू हार्ट, हृदय के बहुत करीब समझ करके पढ़ेंगे। हम तो ये कहेंगे दैनिक जीवन का अंश समझेंगे और कहीं ना कहीं कवियों को, लेखकों को अपने से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के आप हिंदी को बहुत ही सधे तरीके से, सही तरीके से पूरा कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जो आपको शायद मदद करे बोर्ड एग्जाम में। मैंने सूरदास जी को पढ़ा है और रसखान को पढ़ा है। रसखान की शैली देखो, सूरदास और रसखान याद आ गया मुझे अभी तुरंत, टू द पॉइंट। तो रसखान और सूरदास जी एक ही जैसे कवि दिखेंगे आपको, लेकिन श्रृंगार रस के सबसे बड़े कवि सूरदास जी हैं, और हमें लगता है कि उनसे कहीं हट करके श्रृंगार रस में रचना करने वाले, ब्रज भाषा में रचना करने वाले कवि रसखान हैं। अब रसखान की रचनाएं देखिए आप तो ब्रज भाषा एकदम वही मिलेगी जैसी कि सूरदास जी करते हैं, लेकिन सूरदास में श्रृंगार का जो प्रभाव है निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा है, और रसखान में श्रृंगार का प्रभाव तो है ही है, साथ ही साथ उनके व्यंग, उनकी कटुता, उनकी कठोरता भी उसमें शामिल है। तो रसखान जी को पढ़िए, भाषा में कोई परिवर्तन नहीं है। सूरदास को पढ़िए, भाषा में कोई परिवर्तन नहीं है। तुलसीदास जी को पढ़िए, उनकी भाषा अवधी है। राम नरेश त्रिपाठी को पढ़िए, उनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। सुमित्रानंदन पंत को पढ़िए, उनकी भाषा भी साहित्यिक खड़ी बोली है। तो हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भाषा, शैली और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला विषय अब मैं लेता हूँ शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में पहले तो मैं अध्यापकों से भी अनुरोध करता आया हूँ बहुत पहले से ही कि काव्यगत सौंदर्य के विषय को हल्का कभी न करें, क्योंकि ये किसी भी पद, किसी भी पैराग्राफ का एकदम सोल होता है। अगर आप इसे हटा देते हैं तो फिर आपकी परीक्षा ना के बराबर ही मानी जाएगी, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, भाषा, शैली और एक उदाहरण, संभाव जिसे आप लोग कहते हैं, वो देना होता है। तो शब्द शक्ति को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन है। कई कहीं कई किताबों में लोग बच्चे पढ़ लेते हैं, सर वहाँ लिखा था अभिधा और लक्षणा दोनों। अब वो कंफ्यूज होते हैं, वर्ड ये अभिधा है क्या, लक्षणा है क्या। मैं उनको बता देता हूँ, अभिधा जब आपको भाव बड़ी सरलता से समझ में आ जाए तो वहाँ पर निश्चित तौर पर क्या होगा, अभिधा होगा। और जहाँ पर भाव सीधे सीधे न समझ में आए और घुमा फिरा करके बातें की जाए तो वो निश्चित तौर पर क्या होगा, लक्षणा होगा। अब लक्षणा और अभिधा दोनों कैसे पद में समाहित हो सकते हैं? तो एक बात ध्यान में रखिए, जिस पद में दो बातें की गई हो, एक प्रतीक के माध्यम से घुमा फिरा करके वहाँ लक्षणा, और जहाँ पर सीधे सीधे अर्थ की अनुभूति आपको हो वहाँ अभिधा। इससे सरल तरीका और कुछ भी नहीं है दोस्तों। वैसे तो हिंदी के ये विषय बेहद ही बड़े, बेहद ही व्यापक हैं, लेकिन वास्तव में सरलता से समझ करके, पदों को लिख करके, उनकी काव्यगत सौंदर्यता को लिख करके, बढ़ा करके, एक तरीके से हम कहें तो हिंदी को और समायोजित किया जा सकता है। जितने इसके पद हैं मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। हिंदी हमेशा साथ रहती है, हिंदी हमारी मातृभाषा है।
हम जल्द ही अगले विषय के लिए बोर्ड एग्जाम के अगले पड़ाव पर आने वाले विषय जैसे मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस को लेकर के भी हाजिर होंगे। तब तक के लिए